तो राजधानी दून समेत उत्तराखंड के सभी जिलों का मौसम खुशनुमा होने लगा है। सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। देहरादून के पर्यटन स्थलों में भी पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। खासतौर पर वीकेंड पर ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं चारधाम यात्रियों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। जैसी भीड़ मई जून में रहती है, वैसी ही भीड़ इन दिनों केदार घाटी में है। रोजाना 11,000 से ज्यादा भक्त केदारनाथ धाम के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के चारों धामों में से सबसे ज्यादा यात्री हर साल केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं। चारों धामों में से सबसे कठिन यात्रा केदारनाथ की है। वहीं केदारनाथ धाम पहुंच रहे भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। केदार धाम समेत पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट और जवान तैनात हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की तादाद एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिनों दिन यात्रियों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 35 लाख के पार पहुंच गया है। चारधाम यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। तो मौसम बदलने के साथ साथ श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। तो जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, मौसम खुशनुमा होता हुआ नजर आ रहा है और वैसे वैसे चारधाम यात्रा भी रफ्तार पकड़ती हुई देखी जा रही है। तो कब कब खुले चारधाम के कपाट आपको बता दें। केदारनाथ धाम 10 मई को कपाट खोले गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खोले गए थे। यमुनोत्री धाम के कपाट 10 मई को खोले गए। तो गंगोत्री धाम के कपाट भी 10 मई को खोले गए थे। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बता दें कि कब बंद होंगे चार धाम के कपाट। तो केदारनाथ धाम की बात करें, 3 नवंबर को कपाट बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 21 नवंबर को बंद होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को बंद हो जाएंगे और यमुनोत्री धाम के कपाट 31 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। तो उत्तराखंड में मौसम खुशनुमा हो गया है और खुशनुमा होते मौसम के साथ साथ चारधाम यात्रियों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 35 लाख से ज़्यादा लोग चारधाम की यात्रा कर चुके हैं। तमाम व्यवस्थाएं भी यहां पर की जा रही हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो चारधाम यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जैसे जैसे उत्तराखंड में मौसम खुशनुमा हो रहा है, वैसे वैसे चारधाम यात्रा भी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और चारधाम यात्रा ने यूं कहें कि एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बिल्कुल, देखिए साहिल, जिस तरह यात्रा की बात करें, चारधाम यात्रा एक चरम पर है और जिस तरह से अब मौसम भी होता है, खुशनुमा होता है, हल्की ठंड लोगों को महसूस हो रही है। ऊपरी इलाकों में तो केदारनाथ सहित चोटियां हैं पर बर्फबारी भी शुरू हुई है। उसका नज़ारा भी टूरिस्ट यहाँ पर चारधाम यात्री यहाँ पर यात्री हैं पहुंच रहे हैं, तो एक तरफ दर्शन भी कर रहे हैं ताकि जो का भी नज़ारा ले। तो इस समय जो 1 लाख से ज़्यादा यात्री हैं रुक कर चुके हैं, चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि कपाट बंद, चलिए ठीक है हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो दोनों धाम से लटकते तार हटाए जाएंगे और केदारनाथ और बद्रीनाथ में पावर हाउस बनेगा। दोनों जगहों पर 33 किलोवाट के पावर हाउस बनाए जाएंगे। केदारनाथ धाम के लिए 80 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 27 करोड़ की मंजूरी यहाँ पर दी गई है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दोनों ही धामों में लटकते तार अब हटा दिए जाएंगे। 24 घंटे बिजली यहाँ पर मुहैया होगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ में पावर हाउस का निर्माण होगा। दोनों जगह पर 33 किलोवाट के पावर हाउस का निर्माण किया जाएगा। और केदारनाथ धाम के लिए 80 करोड़ मंजूर किए गए हैं, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 27 करोड़ की मंजूरी दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में अब 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। पावर हाउस का निर्माण दोनों ही धामों में किया जाएगा। दोनों जगह पर 33 किलोवाट के पावर हाउस बनाए जाएंगे। लटकते तार यहां से हटा दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के लिए 80 करोड़ की मंजूरी यहां पर मिली है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 27 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दोनों ही जगहों पर 33 किलोवाट के पावर हाउस का निर्माण किया जाएगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए अब 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगी। तो केदारनाथ के लिए 80 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, तो बद्रीनाथ धाम के लिए 27 करोड़ की मंजूरी यहां पर मिल गई है। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को अब 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। तो यूपीसीएल का प्लान है कि वहां पर पावर हाउस का निर्माण किया जाएगा। दोनों ही धामों में पावर हाउस का निर्माण होगा। जहां केदारनाथ के लिए 80 करोड़ की मंजूरी है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 27 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उधर नवरात्र के पावन पर्व के 5वें दिन हरिद्वार के माया देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु माता भगवती की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ की गई पूजा से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और आज स्कंद माता की आराधना की जा रही है। तो पूरे देश भर में नवरात्र का पावन पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में हरिद्वार में भी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हरिद्वार में माया देवी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की बड़ी संख्या देखने को मिली। इस मंदिर में मां की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में मां की पूजा करता है उसे पूजा का विशेष लाभ मिलता है। मां की विशेष कृपा उस पर बरसती है। ऐसे में सुबह से ही श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में तादाद यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और आज स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हुए भक्तगण नजर आ रहे हैं। नवरात्रा का 5वां दिन है। आज के दिन स्कंद माता को पूजा जाता है। स्कंद माता को पूजने के पीछे ये कारण है कि उनको पूजने समय सुख, समृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और स्कंद माता जो है वो कार्तिकेय के माता श्री हैं और कार्तिकेय का जन्म हुआ था, तो स्कंद माता ने उनको जन्म दिया था तारकासुर का वध करने के लिए। तो हमें स्कंद माता की पूजा इसलिए करनी चाहिए कि उनसे हमें सुख, समृद्धि और परिवार में शांति, सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता जो है वो हिमालय की पुत्री है। माँ गौरी कहा जाता है उनको। हिमालय की पुत्री होने के कारण ये महादेव की पत्नी भी है, जिसको हम पार्वती के नाम से जानते हैं। तो इनकी पूजा किसी भी भाव से करे, अपने भाव से करे, तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय माता। तो बीते 48 घंटे में विजिलेंस ने चमोली और पौड़ी से 2 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सीएम ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 को शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार में शामिल होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। आम लोगों को परेशान करने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आगे भी तेजी से कार्रवाई की जाएगी। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विजिलेंस को और अधिक सशक्त बनाया गया है। तो सीएम के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संकल्प पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विजिलेंस लगातार कार्रवाई कर रहा है।
तो भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश यहां पर अधिकारियों को दिए गए हैं। रिश्वत लेते हुए 2 अधिकारियों को विजिलेंस की टीम ने पकड़ा है। तो भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का कड़ा प्रहार भी देखने को मिल रहा है। अधिकारियों को सख्त निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर की जाए। वहीं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने मसूरी पहुंचकर सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अधिक से अधिक संख्या में सदस्य अभियान में आम लोगों को शामिल करने का आह्वान किया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के साथ ही बीजेपी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। तो बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है और बैठक यहां पर दुष्यंत कुमार गौतम ने अधिकारियों के साथ की। कार्यकर्ताओं में नया जोश भरते हुए दुष्यंत कुमार गौतम नजर आए। अभियान में आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने का आह्वान भी यहां पर किया गया। तो बीजेपी की रीति नीति को पार्टी का एक संगठन पर्व जो हर 6 साल बाद होता है, सदस्यता अभियान की एक प्रणाली चल रही है। उसके बाद सक्रिय सदस्य बनेंगे, उसके बाद में संगठन का निर्माण होगा। उसके तहत मुझे पूरा क्षेत्रों में जाने का मौका मिल रहा है। तो हम एक ही काम कर रहे हैं आज के बैठक, सक्रिय सदस्य किस प्रकार से सदस्यता को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बड़ी खुशी हो रही है कि हम मंसूरी के अंदर हैं और जो आधा भाग की यहाँ पे बैठक ली गई है उसमें बहुत अनुकूलता है और हम सदस्य बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बनाते हैं और देश के निर्माण में उसको आगे लगाने का काम करते हैं। आज मसूरी के अंदर काफ़ी संख्या में माताएं, बहनें और बड़े लोग उपस्थित हुए हैं और जिन्होंने संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाकर और आने वाले के समय के अंदर जो देश की जितनी भी चुनौतियाँ हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं, जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, भाषा के नाम पर बांटना चाहते हैं। उधर हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस में शिकायत की है। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साध्वी प्राची ने जानकारी दी कि हरिपुर कलां स्थित उनके आश्रम गीता कुटीर में एक संदिग्ध लड़की रुकी हुई थी जिसने हिंदू आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया था। साध्वी प्राची ने बताया कि उक्त लड़की की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से धारदार हथियार और उर्दू में लिखी कुछ किताबें बरामद हुई। उन्होंने इसे अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश बताते हुए रायवाला थाने में शिकायत कर पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं साध्वी प्राची ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की है। से मेरी जान को खतरा आज से नहीं, बहुत दिनों से खतरा है। मैंने मांग की है कि अच्छे से जांच हो उसकी। अब ये जो घटना हुई है, हिंदू बता करके, हिंदू आईडी दे करके, दया की भीख मांग करके, मैंने मानवता इंसानियत के नाते कि हिंदू बच्ची किसी गलत हाथ में ना फंसे। छोटी बच्ची है, ज्यादा उम्र भी नहीं। अब मुझे शक हुआ उसकी गतिविधि पर 10-15, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, अक्सर मैं कमाती हूँ। 10-15 दिन पहले मुझे शक हुआ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसको निकालने की भी वो कहा कि हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि पे इसकी इंक्वायरी की जाए, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं तो मानवता इंसानियत के नाते उसकी सेवा की। उधर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के डोभालवाला और बकरालवाला में सड़कों और छोटी बिंदाल नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बदहाल स्थिति के लिए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सड़कें बदहाल हैं। इसके अलावा नदी नालों की सफाई नहीं हो रही है। इसकी वजह से डेंगू समेत अन्य बीमारियों के फैलने का डर है, लेकिन सरकार इसके सुधार में कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये सारा पानी जो है वो तो सूर्यकांत धस्माना ने निरीक्षण यहाँ पर किया है। नदी नालों की सफाई न होने पर सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद नदी नालों की सफाई नहीं हो पाई है, सड़कें बदहाल हैं। नदी नालों की सफाई न होने से बीमारियों का खतरा भी लगातार बना हुआ है।
तो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने यह निरीक्षण किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना निरीक्षण पर निकले और सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। अभियान में जो मैं गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढा अभियान पूरे देहरादून में स्मार्ट सिटी का नज़ारा आपको रोज दिखा रहा हूँ। आज हमारे देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो अध्यक्ष रहे, देहरादून के नगर निगम के मेयर सम्मानित सुनील उनियाल गामा जी, उनके वार्ड में हूँ, उनके क्षेत्र में हूँ, उनके घर के बिल्कुल 20-25 कदम की दूरी पर खड़ा हूँ। उधर पौड़ी के अगरोड़ा क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक को विजिलेंस की टीम द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धरा गया। बता दें कि जमीन के सीमांकन के नाम पर 15,000 रुपए की रिश्वत लेते कानूनगो को विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने कानूनगो के घर और कार्यालय में भी खोजबीन की, वहां से कई दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए। आरोपी कानूनगो को स्पेशल विजिलेंस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पौड़ी गढ़वाल के समीप जवालपा देवी सेरा के नजदीक तो ये जमीन से मामला जुड़ा है। ये जो कानूनगो रवि कैलाश कल पकड़े गए, इन्होंने मेरे को इस जमीन के लिए आख्या बनाने के लिए और इस जमीन का मेजरमेंट के लिए इन्होंने कुछ मेरे से डिमांड करी थी, जिसकी मैंने सूचना विजिलेंस डिपार्टमेंट को दी थी, देहरादून विजिलेंस डिपार्टमेंट को। तो उन विजिलेंस डिपार्टमेंट की मदद से मैंने कल ये कार्रवाई करी और उसमें मैं सफल रहा। तो मेरी सरकार से यही विनती रहेगी कि जो हमारी खाली भूमि है, जो हमारी यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल नौगांव क्षेत्र में हमारी पैतृक संपत्ति है, जो खाली जमीनें हैं, उसमें अगर कोई कब्जा कर देगा तो कब्जा उसका हो जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या कोई इंसान यहाँ पे गढ़वाल उत्तराखंड सरकार से मेरी विनती है कि जिनकी जमीनें खाली पड़ी हैं, क्या वो सेफ्टी नहीं है इस समय? तो प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस क्लब में आयोजित इस प्रेस वार्ता में समिति से जुड़े सदस्यों ने कहा कि उत्तराखंड में लोगों की कृषि भूमि तेजी से घट रही है, जिससे आने वाले समय में राज्य के काश्तकार भूमिहीन हो सकते हैं। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि बाहरी लोगों द्वारा राज्य में जमीन खरीदने के लिए सख्त नियम बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने ये भी मांग की कि औद्योगिक विकास के लिए दी जा रही जमीन में किसानों की भी बराबर की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। समिति ने घोषणा की कि इन मांगों को लेकर 10 नवंबर को एक स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के जरिए प्रदेश में भू कानून को सख्त बनाने और किसानों के हक की सुरक्षा की दिशा में कदम उठाने का दबाव बनाया जाएगा। देखिए, हम ऐसा कानून चाहते हैं इस राज्य में जिससे हमारे कृषि भूमि सुरक्षित रहे। हमारे पास कृषि भूमि सीमित मात्रा में है, जो लगातार घटती जा रही है। आने वाले समय में इस तरह के संकट पैदा हो गए हैं कि हमारे जो अपने किसान हैं, काश्तकार भाई हैं, वो भूमिहीन होते जा रहे हैं। इसके लिए परिवार में एक सदस्य को 200 वर्ग मीटर तक जमीन दी जाएगी और उद्योगों के नाम पर दी जाने वाली जमीन अगर किसी व्यक्ति को दी भी जा रही है तो उसमें किसान की, काश्तकार की भी भूमिका बराबरी की हो। लाभांश जितना मिले, दोनों में हिस्सेदारी बराबर हो और जमीन को बेचने के बजाय लीज की व्यवस्था की मांग हम कर रहे हैं। 10 नवंबर को एक स्वाभिमान महारैली होने जा रही है। अब उसकी तैयारियां कर रहे हैं हम लोग। हमारी तो अगली खबर चमोली से है, जहां पहली बार जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। निदेशक के द्वारा डाक टिकटों की प्रदर्शनी का उद्घाटन के साथ ही गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर के विशेष आवरण का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं के द्वारा रंगारंग मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस जिला स्तरीय डाक प्रदर्शनी में विभिन्न स्कूलों के 700 से ज़्यादा छात्र छात्राएं पहुंचे थे। निदेशक डाक सेवाओं ने कहा छात्र छात्राओं सहित आमजन को इस प्रदर्शनी से डाक टिकटों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित किए जाएंगी। के बारे में जो है सभी को जानने का हक है। और चूँकि मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं, विशेषकर गोपेश्वर और जो चमोली मंडल के अन्य स्कूलों के बच्चे हैं, उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। तो हमें लगा कि जो है ये इस तरह की प्रदर्शनी को
हमको जो है उत्तराखंड के सभी हिस्सों में जो है पहुंचाना चाहिए। इसीलिए हमने लास्ट ईयर जो है अल्मोड़ा में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया था और इस बार जो है हम चमोली को हमने इसके लिए चुना है। इसी प्रकार जो है अगले साल हम लोग पिथौरागढ़ को इसलिए चयनित करने में विचार कर रहे हैं और इसी तरह से मतलब हम ये चाह रहे हैं कि उत्तराखंड का कोना कोना जो है फ्लैट के बारे में जाने और फ्लैट की जो दुनिया है और साथ में जो बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं, इससे जो नॉलेज इनको गेन होता है या फिर जो क्रिएटिविटी उनके अंदर पैदा होती है, तो ये इस चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह की प्रदर्शनी। उधर उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक बंदरों का आतंक जारी है। वहीं अल्मोड़ा जिले के जौरासी रेंज में स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफ़ी दिनों से गांव में बंदरों का आतंक है। इनकी बढ़ती संख्या से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं प्रभागीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देश पर वन विभाग ने जौरासी रेंज में बंदर पकड़ने का अभियान चलाया। टीम ने नागाड़, वेतनधार, हाट, कवाधार आदि स्थानों से 150 से ज़्यादा बंदरों को पकड़ा। बंदरों को सुरक्षित स्थानों में छोड़ा जाएगा। वन विभाग क्षेत्राधिकारी उमेश चंद्र पांडे ने बताया कि बंदरों को पकड़ने का अभियान लगातार जारी रहेगा। उधर हरिद्वार में जीआरपी ने रेलवे ट्रैक पर अवरोध लगाकर ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करने की योजना बनाई है। इस मॉक ड्रिल के दौरान ट्रेन डिरेलमेंट जैसी स्थितियों से निपटने के लिए एसओपी और त्वरित कार्रवाई की तैयारियों को परखा जाएगा। जीआरपी और आरपीएफ ने मिलकर समन्वय स्थापित करते हुए मॉक ड्रिल का संचालन किया जाएगा। तो एसपी जीआरपी सरिता डोभाल ने जानकारी दी है कि हाल के दिनों में ट्रेन डिरेल की साजिश से जुड़ी कई घटनाओं का खुलासा हुआ है। इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा की निगरानी को मजबूत करते हुए चेकिंग और गश्त को बढ़ा दिया गया है। ट्रैक के आसपास बेवजह घूमने वाले संदिग्धों की पहचान और सत्यापन किया जा रहा है। जीआरपी का प्रयास है कि इन घटनाओं से रेलवे की सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाया जाए और जल्द ही आरपीएफ के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। समय से कुछ घटनाएं प्रकाश में आई थी जिसमें कि दूसरे राज्यों में रेलवे ट्रैक पर कुछ अवरोध रख करके कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनके द्वारा कार्रवाई की गई थी। इस संबंध में हमारे यहाँ भी अलर्टनेस को बढ़ाया गया है। हमारी जो जीआरपी है और आरपीएफ के समन्वय से हम लोग ट्रैक की चेकिंग लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारी एसओपी है डिरेलमेंट को लेकर के, उसका भी हम लोग समय आने पर मॉक ड्रिल करेंगे और जो जिसका रोल है उसमें उसको उसके बारे में बताया जाएगा। देखिए, इसमें जो संदिग्ध है उनका भी हम लोग सत्यापन की कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व में जो इस तरीके की घटनाओं में प्रकाश में आए हैं उनका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे एरियाज़ जो कि इस लिहाज से सेंसिटिव हैं उसका भी हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसी जगहों पर हमारे द्वारा लगातार सतर्क निगरानी भी रखी जा रही है।